घेरन संहिता। अभी तक की जो क्लासेस है उसमें किसी को कोई डाउट है? निशा, स्मिता, जो भी लोग हैं, कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो फिर हम लोग घेरन संहिता हम लोग स्टार्ट करेंगे। घेरन संहिता क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम बोला था घेरन संहिता पढ़ेंगे। कोई पढ़ के आया है कुछ भी, थोड़ा बहुत भी इंट्रोडक्शन उसके बारे में कि वो क्या है, कैसी है, किस क्या क्या चीजें दी हुई है उसमें? चलिए तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घेरन संहिता जो है वो क्लासिकल हठ योग का ही टेक्स्ट है। ठीक है, क्लासिकल हठ योग में एक हठ योग प्रतिपिका आई है, दूसरा घेरन संहिता। दूसरा टेक्स्ट है जो क्लासिकल हठ योग में आता है। ये जो है घेरन से जो घेरन है उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने इसको लिखा है। उनके जो डिसाइपल थे चंद कपिला कपाली, उन्होंने भी इसको लिखा। मतलब ये दो लोगों ने मिलकर के घेरन संहिता के बारे में मैक्सिमम चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट है फोकसेस ऑन घटशा योगा, यानी बॉडी प्यूरिफिकेशन और परफेक्शन, यानी जो षट कर्मास होते हैं हमारे, आप लोगों को पता होगा योग में षट कर्मास का मतलब है आसन है, प्राणायाम है, वो भी हमारी उसके लिए, प्लस षट्क्रिया जैसे कि नौली, नैति, बस्ती, धौती, प्रत्याहार, मुद्रा, ये सब जो चीजें हैं ये सब आपकी किसमें आती है? बॉडी प्यूरिफिकेशन या परफेक्शन के लिए। यानी साफ सफाई वाले जो कर्म होते हैं, 6 कर्म हमारे, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे घेरन संहिता में। इसको हम घटशा योगा बोलते हैं। घटशा योगा यानी बॉडी प्यूरिफिकेशन और परफेक्शन। और उसमें सप्त साधन यानी 7 फोल्ड पाथ के बारे में बताया है। जैसे हमने अष्टांग योग पढ़ा है योग सूत्राज में, है ना, और 7 फोल्ड पाथ अब आएगा। तो दैट टेक्स्ट डिस्क्राइब 7 स्टेप्स फॉर कंप्लीट योगिक डेवलपमेंट, यानी ये 7 ऐसे तरीके हमें बताएगी पूरा योगिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मतलब प्यूरिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, साथ साथ हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और हमारा परफेक्शन हर योगा के थ्रू क्या हो सकता है? एक ही परफेक्शन है हमारा, मोक्ष की प्राप्ति या अटेनिंग ऑफ योर गॉड, अपने ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर प्राणिधान की तरफ जाना, सरेंडर टू गॉड करना। फिर आता है उसमें षटकर्मा। सबसे पहले आएगा उसमें षटकर्मा, यानी शरीर का प्यूरिफिकेशन करना, क्लींजिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल सिस्टम, हमारे अंदर के, जैसे वमन करना। तो अगर एसिडिटी ज्यादा हो रही है, हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग हो रही है ना, इस तरह की जो चीजें, इन सबको गंदगी से बाहर निकालना, वमन करना, नौली करना, हमारे रेस्पिरेटरी क्लींजिंग के लिए करना, नेति करना, उससे हमारा क्लींजिंग हो जाता है, डाइजेस्टिव क्लींजिंग हो जाता है नौली बस्ती से। ठीक है, तो ये सब जो होती है, होती है वस्त्र होती है, इन सब से क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी की क्लींजिंग होती है, यानी गंदगी बाहर निकल जाती है और प्यूरिफाई हो जाता है हमारा शरीर। सारे सिस्टम्स भी उसके प्यूरिफाई हो जाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्यूरिफाई हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो भी गंदगी जैसे हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, कई बार हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, ऑक्सीजन भी अच्छे से जा नहीं पाती है ना, 10 पार्टिकल्स कभी कभी जमा हो जाते हैं हमारे उसमें। ठीक है, 10 पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो उससे भी हमको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारा आता है आसन, यानी हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी, यानी एक समानता और एक स्ट्रेंथन करने के लिए बॉडी को ये यूज में आता है। तो आसन दूसरा है। तीसरा है हमारा मुद्रा, यानी हमारी एनर्जीज को कंट्रोल करना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की कि हमारे बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है, हमारे नाड़ीज है उन सबसे कनेक्टेड, उन सबको क्या करता है? वो प्राण के थ्रू बैलेंस करता है और एनर्जीज को अवेकन करता है, यानी प्रॉपर करता है। ठीक है, ये 1 सेकंड का मुझे टाइम दो।
सॉरी मेरा लैपटॉप चला गया था जी। हम लोग कर रहे हैं मुद्रा। तो एनर्जी कंट्रोल जो होती है वो कैसे होती है, हमारी हमारी सारी जो एनर्जीज है वो प्रॉपर होंगी यानी बैलेंस होंगी, उसके बीच में कोई भी रुकावट आ रही है उसके फ्लो होने में, कार्ड फ्लो होने में, वो सब चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो होता है बॉडी का प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, प्रत्याहार यानी अपने चीजों से ध्यान हटाना, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना, सेंसेस के कंट्रोल में ना होना। अब अपने सेंसेस को हम अपने कंट्रोल में कैसे करेंगे, जैसे हमने खाना खा लिया, स्टिल हमारी इच्छा हो रही है कि हम ये भी खा लें, स्मोक कर ले, लोग आजकल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उनकी इच्छा होती है ये सब चीजें करने की, वो एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज की। कौन कौन सी चीजें हैं, स्मोक करना, अल्कोहल, ज्यादा फोन चलाना, ज्यादा लैपटॉप यूज करना, गलत चीजें देखना, गलत तरह की चीजों से में इन्वॉल्व होना, ये सब चीजें जो क्या है हमारे सेंसेस के थ्रू हम लोग अपने पूरे सेंसेस के कंट्रोल में आ रहे हैं। हमारा कंट्रोल नहीं है हमारे सेंसेस के ऊपर या हमारे चीजों के ऊपर, हमारे ज्ञानेंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है कि हाँ हमें ये चीज सही है ये चीज गलत है, हमें इस चीज के ऊपर अपना ध्यान देना और इस चीज के ऊपर नहीं। तो हमें अपने विड्रॉवल करना है यानी सेंसेस की उससे बाहर निकलना है, उस माया से बाहर निकलना, इस प्रत्याहार। फिर आता है प्राणायाम जो कि ब्रेथ कंट्रोल के लिए होता है, यानी हमारी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना। रेगुलेशन ऑफ प्राण यानी प्राण जो है वो प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रॉपरली जाए, एक्सलेशन प्रॉपरली आपका हो पाए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है ध्यान। ध्यान से हमारे दिमाग के लिए यानी मेंटल क्लैरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है ध्यान, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी हम लोग कैसे करेंगे कि जब हम ध्यान करेंगे तो हम अपने गलत जो थॉट्स है, जो फालतू की जो थॉट्स है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, यानी पूरा दिन मनन करते रहते हैं, कोई छोटी सी किसी के साथ कोई भी चूक हो जाए, गलती हो जाए, किसी के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों से ठीक है। ठीक। हाँ, तो ध्यान की तरफ से हम लोग शुरू, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम लोग ध्यान की तरफ से, ध्यान में हम लोगों को अपने दिमाग की शांति करना है, अपना कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करना होता है, इन सब चीजों पे जाएंगे। इसके बाद फिर आता है समाधि। समाधि आपका स्पीच मोड ऑफ हो गया है, अभी ठीक है? यस मैम। समाधि जो है, समाधि का आपको पता है कि हमारे योगा का, हर योग का, हर चीज का लास्ट स्टेप क्या है, समाधि है, यानी निर्देशन मोक्ष की प्राप्ति तक।
मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा? जैसे कि हम अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में करके अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं गॉड को, अपने आप को पूरा अपने ईश्वर प्राणिधाम की तरफ चले गए, वो हमारे लिए क्या हो सकता है? समाधि की स्टेज हो सकती है। यहाँ तक ये जो हमारे सप्त धातु का वो क्लियर है, हमारे जो 7 पाथ है, पाथ फोल्ड जो है वो क्लियर है सबको? आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। अब हम सिर्फ षटकर्मास के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक था वो था हमारा क्लींजिंग प्रोसेस, यानी षटकर्मास, 6 तरह की ऐसी क्रियाएं जिससे कि हमारा शरीर की इंटरनल लेवल पे हम लोग क्लींस कर सकते हैं अपने शरीर को, पूरा जो मल है, जो भी गंदगी है, उनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट, पहला आएगा हमारा धौती। तो धौती क्या होता है? धौती मतलब इंटरनल क्लींजिंग, अंदर की क्लींजिंग के लिए। इसमें 2 तरह की धोती होती है। एक होती है वमन धोती, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बहुत सारा गर्म पानी पीते जाते हैं, 6 से 12 ग्लास हम लोग को गर्म पानी पीना होता है। इसमें हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक आप डाल सकते हो और उसको पी के उसके बाद दोनों फिंगर्स को अंदर डाल के जो आपका लटका उव्यूला को आप टच करके और पूरा एक्सपेल आउट कर सकते हो। उस दिन आप रात में कुछ आपको एम्प्टी स्टमक करना होता है। मॉर्निंग में आप उस दिन कुछ खा नहीं सकते हो, उस दिन आपको खाना नॉर्मल रखना है, चाय वगैरह ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि आपके अंदर की क्लींजिंग हुई है। तो वापस से इंटेस्टाइन जो है उसके इंटरनल लेयर पर जलने का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए, ठीक है। फिर दूसरा आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्लॉथ क्लींजिंग, यानी मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग जो एक कपड़ा है उसको अंदर लिनन कॉटन क्लॉथ होता है काफी लंबा, उसको हम लोग ऐसे अंदर एंगर करते जाते हैं। उसके बाद हम लोग नॉली करते हैं, हम अपने पेट का मुंडन करेंगे जिससे कि वो जो कपड़ा है वो पूरे इंटरनल क्लींजिंग आपकी करते हैं और उसके बाद हम उसको कपड़े को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की धोती होती है स्पेशली हमारे पास। क्या काम है धोती का? टॉक्सिन्स रिमूव कर, यानी जो भी गंदगी, कभी-कभी हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पेट में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, जैसे कि हमारी टॉक्सिन जमा हो गए, गंदगी जमा हो गई, जो भी हमारी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के, उसको प्रॉपर्ली हमें बाहर निकालना होता है, ठीक है। वो सब चीजों में हमें बहुत ही हेल्प कर सकता है और डाइजेशन हमारा इंप्रूव करता है, क्योंकि कभी कभी गंदगी ज्यादा यानी ओवरलोड होने की वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो जब तक वो गंदगी बाहर नहीं निकलेगी हमारा डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा, इसलिए। फिर आता है हमारा बस्ती। बस्ती जो है उसको हम योगिक एनीमा बोलते हैं, जो कि क्लींस करता है हमारे कोडोन को, जिसमें वो आप पानी में खड़े होके फिर आप करते हो ना, वो पूरा प्रोसेस जो है वो बस्ती का प्रोसेस है, जिसमें आपकी क्लीन हो जाती है क्या? कोलोन, जिसमें आपका पूरा मल इकट्ठा होता है, उसको क्लींस कर लिया जाता है और आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपकी कोलोन क्लींस हो जाएगी, साफ हो जाएगी, उसकी गंदगी बाहर चली जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कब्ज है, कब्ज क्यों होगा? क्योंकि पूरी ओवरलोड हो गया है हमारा सिस्टम, हर चीज में ओवरबर्डन, ओवरलोड होने के बाद ही उस जगह के सिस्टम्स प्रॉब्लम होना स्टार्ट होते हैं, खराब होना शुरू होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन भी वहां का चला जाता है। तीसरा हमारा आएगा नती। नती में 2 होती है, सूत्र नीति, जल नीति। जल नीति जो होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो एक वो होता है लोटा या कुछ हम कंटेनर बोल सकते हैं, उसको हम लोग एक नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं और माउथ खोल के माउथ से इनिशियल एक्सहेलेशन होता है, दूसरे नॉस्ट्रल से वो पानी वैसे का वैसे बाहर जाता है। ऐसे हम लोग इस साइड से भी करते हैं, इस साइड से डाल के राइट से बाहर आता है। ये हो गई नेजल धोती यानी जल नीति। दूसरा आती है सूत्र नीति। सूत्र नीति में एक पतला सा रबर कैथेटर होता है जिसको हम लोग यहाँ से डाल के माउथ से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से डाल के माउथ से, तो उसका हम पूरा ऐसे करके हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्लींज आउट हो जाता है। साइनसेस के बीच में कुछ भी गंदगी होती है, कुछ भी म्यूकस जमा होता है, थ्रोट के बीच में सारी चीजें बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये नेजल क्लींजिंग क्यों होती है? जल नीति और सूत्र नीति में हमारी एक तो ब्रीदिंग इंप्रूव करता है, जल नीति सूत्र नीति, मतलब कि आपके अंदर कोई गंदगी जमा हो गई है तो आप ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे, आपका इनहेलेशन भी बहुत डीपली नहीं हो रहा और आपका एक्सहेलेशन भी बहुत डीपली नहीं हो रहा है, वो प्लस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि साइनसेस के बीच की गंदगी क्लियर कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी नीति जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। फिर आता है त्राटक। त्राटक पता है आप लोगों को? गीजिंग करना हम लोग यूज में ज्यादातर करते हैं, पूरा अंधेरा कर देते हैं। अब एक ही तरह का नहीं होता है त्राटक, बहुत सारे होते हैं। कैंडल फ्लेम वाला त्राटक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है गीजिंग एट अ फिक्स पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि कैंडल फ्लेम के ऊपर पूरा फिक्स करना, या तो कुछ नहीं है आपके पास कैंडल नहीं है तो आपने सामने अपने लेवल पे एक बिंदी या कोई डॉट बना दी दीवार पे, आप उसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो,
या कोई ऐसी चीज है जैसे भगवान की तस्वीर है, ओम का सिंबल है, उसके ऊपर आप कर रहे हो फोकस, मतलब किसी भी एक चीज पर पूरा करके जब आपको जब गेजिंग करना होती है, आपको जब प्रॉपरली करना होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉपर गेजिंग, यानी फिक्स पॉइंट पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन करना, ठीक है, वो कहलाता है हमारे लिए त्राटक। अब त्राटक क्यों जरूरी है भाई, वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करता है, ठीक है, हमारा ध्यान में और भी बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें चलती रहती है हमारे दिमाग में, हम फोकस नहीं कर पाते अच्छी चीजों में, तो इसलिए हमारा क्या, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करेगा, हमारा ध्यान बढ़ाएगा, हम फोकस कर पाएंगे चीजों पे, हमें चीजें याद रह पाएंगी, ठीक है, हम 50 चीजों में बटे रहेंगे तो हमें चीजें याद नहीं रहेंगी, और हमारी आंखों को भी स्ट्रेंथ देता है, यानी हमारी नजर को भी बढ़ाता है, ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। फिर आता है नॉली। अब नॉली क्या होता है, एब्डोमिनल चर्निंग, यानी जो मैंने आपको बताया बाबा रामदेव को आप लोगों ने देखा होगा, वो पेट के जो मूवमेंट्स करते हैं थोड़ा सा आगे झुक के नीचे के ऊपर हाथ रख के, वो नॉली कहलाता है। चर्निंग यानी पूरा मूवमेंट करना बेबी की, उसका क्या क्यों फर्क होता है उससे, वो आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, क्योंकि वो मसाज कर रहे हैं आपके सारे ऑर्गन्स को, ठीक है, तो आपका पूरा डाइजेशन इंप्रूव होगा और आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी उसको ताकत देता है। फिर आता है कपालभाति। कपालभाति जो है वो एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन ब्रीथिंग है, आपको भी पता है, हम इसमें एक बार इनहेलेशन करते हैं डीपली, फिर कंटिन्यूअस एक्सहेलेशन करते हैं फोर्स, ठीक है, जितने भी ज्यादा स्ट्रोक्स उसमें हो पाते हैं एक बार, जितने भी ज्यादा उसमें स्ट्रोक्स एक बार में हो पाते हैं वो। फिर हमारे इसमें क्या बेनिफिट है, ये हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे अगर कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा एक्सहेलेशन प्रॉपर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला है, अंदर कुछ डस्ट चली गई है, हम लोग जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं उसकी थोड़ी सी डस्ट चली जाती है, उन सब चीजों को बाहर निकालता है, तो हमारे लंग्स क्लियर होते जाते हैं, हमारे लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और कैपेसिटी भी बढ़ती है इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए। फिर आता है इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन, अपने आपके दिमाग की क्षमता भी बढ़ाएगा। अब वो कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि आप फोर्सफुल कर रहे हो तो आपको ये पूरा एरिया क्लीन आउट होता है, यानी रिलैक्स हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, जिंदगी बाहर आ जाती है, तो इसलिए आपके ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। यहाँ तक किसी को डाउट है षट क्रिया में, षट का नाम है, हेलो, फिर आता है टाइप्स ऑफ आसनस। अब घेरन संहिता में कितने आसनस दिए हुए, तो घेरन संहिता में 32 इंपॉर्टेंट आसनस दिए हुए हैं, जिसमें से मेनली हमारे पास सिर्फ 5-6, ठीक है। अब इन सब की जो एग्जैक्टली जो आसन है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और कल बताऊंगी, क्योंकि 15 आसन अपन को हठ प्रदीपी का जो पढ़ना है, हठ प्रदीपा के 32 आसन हमें घेरन संहिता में पढ़ना है, ठीक है, तो इन सब की पूरी लिस्ट है जो मैं आपको कल शो करूंगी। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो 5-6 आसन, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, मेडिटेटिव पोज ज्यादातर घेरन संहिता और हड्डी प्रदीपिका में ही दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करेगा, क्योंकि हम रोज पोस्चर्स करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे शरीर में एक लचीलापन आ जाता है, हमारे जो मसल्स होते हैं उसकी स्टिफनेस चली जाती है, जो जकड़न अकड़न होती है वो चली जाती है, ठीक है। फिर आता है हायर प्रैक्टिस के लिए हमें प्रिपेयर करता है। हायर प्रैक्टिस के लिए कैसे प्रिपेयर करेगा, जब हमारी शरीर की पूरी अकड़न चकड़न चली जाएगी, हम आसन करेंगे, आसन से हमारी प्राण शक्ति क्लियर होती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आती है, हमारे अंदर पावर्स आती हैं, तो हम हायर प्रैक्टिसेस यानी धारणा ध्यान समाधि के लिए हम प्रिपेयर हो पाते हैं, ठीक है। तो हम पहले आसना से ही शुरू करेंगे, तब जाकर के हम एंड की स्टेजेस तक पहुंच पाएंगे। फिर आता है मुद्रा और उसके बेनिफिट। तो मुद्रा क्या है, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राज है जिन जो घेरन संहिता में बताई गई है। मुद्राज का जो फंक्शन है वो क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मुद्राज और बंद जो होते हैं वो मेनली कुंडलिनी जागृत करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, ऐसा हठ योग प्रदीपिका में लिखा था। अब जो इसमें जो मुद्राज है उसका क्या है, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, महामुद्रा यानी सारी मुद्रा एक साथ लगा देगा, ठीक है, वो प्लस मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था लास्ट टाइम महामुद्रा का, वो प्लस खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा और योनि मुद्रा। योनि मुद्रा तो पता ही होगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा कॉमन यूज है आजकल प्रीनेटल पोस्टनेटल सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मुद्राज की, यानी योनि मुद्राज की, ठीक है। योनि मुद्राज जैसे कि हमारे जो तीनों फिंगर से उनको बेंड करेंगे, इंडेक्स फिंगर का टेप और थंब का ऐसे लाके आपके पेल्विक एरिया के सामने रखा जाता है, जैसे योनि मुद्रा जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फीमेल
फीमेल हेल्थ इश्यूज में भी, इवन आपके नर्वस सिस्टम्स को भी काम आउट करता है। Ma'am, do you mind showing Mahamudra and other mudras in Paul's class जब आप पार्टिसिपेट कराएंगे? तो मेरा पिक्चर तो अभी भी है मेरे पास, मैं आपको एक बार दिखा दी। मेरे को महामुद्रा देखना है मैम। मैं चेक कर लेती हूँ। मैम मुद्रा लगाने का कोई ड्यूरेशन है क्या? कितनी देर तक लगाना चाहिए? उसका पर्टिकुलर वो होता है कि मतलब आप उसको बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं लगा सकते। ओके मैम, ओके। हाँ, दिस इज महामुद्रा। ओके, वो केचरी मुद्रा मेरे पास, बाकी की फोटोज को मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी मतलब 2 ही मुद्रा है। ओके मैम, ओके। सो महामुद्रा इज बेंडिंग योर ring finger and then touching them. Yes, yes. ओके मैम। लिटिल फिंगर थंब के साथ। अच्छा ठीक है, ओके मैम। और रिंग फिंगर जो होता है उसके टच टिप ज्वाइन होते हैं, बाकी लिटिल फिंगर के साथ एक दूसरे ज्वाइन होते हैं। हाँ मैम, ठीक है, ओके मैम। और मैम महामुद्रा का वो क्या है, पर्पस क्या है मैम? महामुद्रा जो होती है वो ओवरऑल आपकी कुंडली में जागृत करती है, सबसे ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है मैम। और मैम ये महामुद्रा लगाना मतलब कोई भी लगा सकता है या फिर ये जो लोग कुंडलिनी जागृत की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ही लगानी चाहिए? इसके लिए स्पेशली ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मैम सॉरी, मुझे थोड़ा सा एलर्जी है। तो हमारी महामुद्रा जो होती है वो मेनली कुंडलिनी जागृत के लिए होती है हमें, और उसमें हम लोग ये होता है कि फीमेल्स के लिए ज्यादातर ये सब चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, क्योंकि इसमें जो प्यूरिफिकेशन जो इसमें सारी चीजें चाहिए होती है वो फीमेल्स उस पर नहीं फोकस कर पाती बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वीकनेसेस इन द बॉडी और उनके माइंड में। इसलिए तो ये मेनली जो है वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए ज्यादा यूज होती है महामुद्रा। ओके मैम। और मैम केचरी मुद्रा ये सामने दिख रही है आपको स्क्रीन पर? मेरे को दिख रही है, तो इसमें टंग ट्विस्टेड है। हाँ, इसमें ना आपको जो ओब्यूला है ना वहां से एक सेकंड में उसको बड़ा कर दीजिए। ये दिख रही है आपको? यस मैम, मेरे को दिख रही है। आई जस्ट वांट टू आस्क कि मतलब ये हमने ओव्यूला पे टच किया है टंग टिप को? हाँ, ओव्यूला पे टच होती है। और मैम वो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको ये रेगुलर प्रैक्टिसेस से होता है। देखो वो मुश्किल है ना, जैसे कि सिद्धासन हर कोई नहीं लगा सकता, तो उत्तरासन पूरी तरह से करना है, शलभासन है या पूरा जो शीर्षासन है, सब चीजों में प्रैक्टिस चाहिए। तो आप जितना तरफ जाओगे उतना आपके लिए चीजें इजी होती जाती है। ठीक है मैम। कभी मुद्रा पे मैंने इतना फोकस नहीं किया है, आसन वगैरह पे ही किया है, बट अब मैं कोशिश करूंगी मुद्रा लगाने की भी। मुद्रा तो वेरी हेल्पफुल इन द थिंग, जैसे अपान मुद्रा होती है ना, अपान मुद्रा हो गई या प्राण मुद्रा हो गई, ज्ञान मुद्रा हो गई, ये सारी जो मुद्रा है ये तो इजी है। जैसे आप इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट, हर मुद्रा का अपना एक बेनिफिट है, तो आप उसको कर सकते हो। मैं आपको प्लस कर देती हूँ। श्योर, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, पर्पस क्या है? डायरेक्ट प्राणिक एनर्जीज को कंट्रोल करना, ठीक है, उनको सही करना। आपकी प्राणिक एनर्जीज जो है जब वो गलत हो जाती है तो उनको कंट्रोल करना हमारा पर्पस है। कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा मुद्रा और बल का यूज किया जाता है और आपके दिमाग को बिल्कुल शांत किया जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी बाकी नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी बैलेंस करना, वो हर मुद्रा का अपना फंक्शन है।
कार्ड का बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए जो मुद्रा होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है मुद्रास करने से, एनर्जी फ्लो अच्छे होते हैं, जैसे आपकी सारी नाड़ीज क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है, आपके सारे जो पाथवेज है एनर्जीज के वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ के लेकर के जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब आपको धार्मिक जैसे रास्ते पे आप चल रहे हो, ठीक है, उसकी तरफ आपको लेकर के जाएगा प्रॉपरली, और आपको हेल्प करेगा सब चीजों, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है आपको मुद्रास के बेनिफिट्स ऑफ पर्पस? यस मैम। ओवरऑल सिग्निफिकेंस यानी प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे गिरण संहिता है उसमें हमको एक एक करके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस समझाया है, ठीक है। वो प्लस बॉडी क्लींजिंग, एनर्जी कंट्रोल और मेंटल डिसिप्लिन, इन तीनों चीजों के लिए भी जो पूरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है एक बार रिपीट कीजिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम लोग प्यूरिफिकेशन और परफेक्शन लेकर के आ सकते हैं गिरण संहिता के हिसाब से। रिपीट कीजिए, फिर हम अगली यूनिट पे जाएंगे। शायद यूनिट खत्म हो गई है। हाँ, ये यूनिट खत्म हो गई, गिरण संहिता हो गया। अब मुझे बताइए, पहले रिपीट कीजिए तब हम शिव संहिता पे जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं इसमें? मैम हिरण्य संहिता में मोस्टली प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफिकेशन पे मेन फोकस किया गया है, जिसमें कि हमारे जो षट कर्मार्ग हैं वो आते हैं, और क्या कहते हैं इसमें मुद्राएं हैं, और इसमें 32 आसन जो कि हमारे मेन आसन हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में कवर हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और उसमें आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब वायवा होता है ना तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि हठ योग प्रतिवेदा में कितने आसनास बताए गए, उनमें से 2-4 के नाम बता दो, और गिरण संहिता में कितने आसनास बताए गए उनके 2-4 के नाम, ठीक है। तो ये हम लोग को हमेशा टिप्स पे रखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वायवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नोटेड मैम। नेक्स्ट हमारा जाएगा अब आगे शिव संहिता। शिव संहिता के बारे में कौन कौन को पता है? किसी को पता है? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिकल एस्पेक्ट है इसका, हठ योग टेक्स्ट का। तो इट इज प्रेजेंटेड एज अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड शिव एंड पार्वती। शिव संहिता जो है पार्वती जी और शिव जी के बीच में जो भी बातें हुई है उसको लेकर के है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। एक कंबाइंस फिलॉसफी एंड प्रैक्टिकल योगा। फिलॉसफी मतलब जो भी थ्योरी हमें सुनाई गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का जब योग स्टार्ट हुआ था तो उन दोनों के बीच की जो बात थी वो क्या थी, ऐसा बोलते हैं जैसे कि पतंजलि जी को जानते हो आप लोग, सब लोग, महर्षि पतंजलि, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी है। तो शिव संहिता में ऐसा बताया गया है। यस, तो इसमें हमें जो शिव संहिता है उसमें हमारा जो योग था उसमें सबसे एक हिस्ट्री की एक मतलब वो है, कहानी है हिस्ट्री की, जो है वो स्टोरी ये है कि शिव जी और पार्वती जी जो है वो एक नाव में बैठ के जा रहे होते हैं। तो पार्वती जी उनसे सवाल करती है योग को लेकर के कि जो नटराज आसन है वो शिव जी की तरफ से आया है, ध्यान शिव जी की तरफ से आया है, मैक्सिमम जो योग है वो शिव जी ने ही हमें दिया है, ठीक है। तो उसी के पीछे पार्वती जी उनसे सवाल करती है कि आप इतना योग में हैं, आप इतना ध्यान में, सब चीजों में हैं, तो आप मुझे भी बताइए इन सब चीजों के बारे में। तो जब वो पार्वती जी को वो सारी चीजें बताना शुरू करते हैं, वो पूरा थ्रू द जर्नी, उनकी जो नाव से जर्नी होती है उसमें, तो एक मछली होती है जो साथ साथ उस समुद्र में चल रही होती है उनकी नाव के नीचे। तो शिव जी की सारी बातें सुनती है, तो उस टाइम पर वो होती है प्रेग्नेंट, यानी वो प्रेग्नेंट होती है वो मछली, वो फिश। तो वो क्या करती है, उसकी जितनी भी चीजें वो सुन रही होती है वो सारी की सारी चीजें उसके बेबी के अंदर चली जाती है, जैसे संस्कार के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाती है। तो जब उसका बर्थ होता है तो वो अर्धनारीश्वर के रूप में, यानी आधा इंसान और आधा फिश के रूप में उसका बर्थ होता है। तो वो जो थे जिनका बर्थ हुआ था, जिन्होंने सबसे ज्यादा योग के बारे में बताया था, वो थे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि आगे ह्यूमन बीइंग थे और नीचे से वो फिश की तरफ थे, ठीक है। तो वो जो है वो पिछले उसके वजह, इसलिए उन्होंने पूरा, इसलिए हमें योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में उन्होंने हमें पूरा बताया है, ठीक है। स्टोरी समझ आई सबको? ये तो रियल है मतलब
हाँ, ये रियल स्टोरी है। ये महर्षि पतंजलि जी जो है वो उन्हीं से ही उत्पन्न हुए, उसी फिश से उत्पन्न हुए, क्योंकि वो सारे संस्कार जो शिव जी से जा रहे थे योग के लिए, जो पार्वती जी को बता रहे थे, वो सारी चीजें उनके अंदर ट्रांसफर हुई। तो जब वो उनकी जो एक देवी थी, जब वो अंजलि दे रही थी, अंजलि इन द सेंस तरह से हाथों को जोड़ के हम लोग ऐसे नदी में खड़े होकर पानी लेके ऐसे करते, तो उसको बोलते हैं अंजलि। एंड पट मतलब वो ऐसे, जब उन्होंने ऐसे पानी उठाया तो वो उसमें आ गए थे छोटे से, जो नीचे का पार्ट उनका फिश जैसा था, ऊपरी पार्ट जो था उनका वो ह्यूमन बीइंग की तरह था। तो वो जो थे वो पतंजलि जी कहलाए बाद में, जिन्होंने योग में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया। और महर्षि पतंजलि को होल सोल माना जाता है योग का। भले ही उन्होंने सिर्फ अष्टांग योग के बारे में बात की है, बट योग में कहीं पे भी कुछ भी होगा तो महर्षि पतंजलि जी का नाम जरूर आता है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है। तो आप उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ, उनके बीच में जो डिस्कशन हुए, उसकी बेसिस पे शिव संहिता लिखी गई है। तो इसमें फिलॉसफी है, यानी कहानियां भी है, और प्रैक्टिकल योगा भी है। प्रैक्टिकल योगा तो हमें महर्षि पतंजलि जी ने ही दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, ये सिंथेसिस नॉन डुअलिज्म, अद्वैत एंड इनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, इनर आंतरिक शक्ति को उद्धार करना और अवेकन करना। ठीक है, ये अब इसमें आता है फिलोसफिकल बैकग्राउंड। फिलोसफिकल बैकग्राउंड हमें कैसे पता चलेगा और प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा। अद्वैत फिलोसफी यानी नॉन डुअलिज्म, यानी अल्टीमेट रियलिटी ऑफ बर्थ, सिर्फ ब्रह्मा के बारे में बात करना, सिर्फ ब्रह्मा के बारे में समझना अद्वैत फिलोसफी में बोला है। ठीक है, इंडिविजुअल सोल एक आत्मा है और एक ब्रह्मा है। नॉन डुअलिज्म यानी डुअलिज्म मतलब एक आत्मा और एक ब्रह्मा, दो चीजों के बारे में ही हम लोग सिर्फ बात करते हैं। तो एक आत्मा जो है वो अलग है और एक ब्रह्मा जो है वो अलग है। आत्मा जो है वो इंडिविजुअल सोल है, हर एक इंसान की एक अपनी में एक आत्मा है, एक चीजें हैं, प्लस यूनिवर्सल सोल ब्रह्मा जिसने ये सृष्टि क्रिएट की है, जिसने ये सब चीजें बनाई है। ठीक है, तो इन दो चीजों के बारे में अद्वैत फिलोसफी में बात की गई है। नो रियल सेपरेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। अब अद्वैत फिलोसफी में बॉडी और माइंड को अलग नहीं रखा गया, उनको साथ में काउंट किया गया, प्लस अलग हम और हमारे ब्रह्मांड को भी साथ में रखा गया। मतलब हम जैसे चलेंगे वैसे हमारे ब्रह्मांड हमें चला रहा है, वैसे ही हम चल रहे हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का जो आता है, एंटायर यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी कहाँ है, ब्रह्मांड के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है। हम ब्रह्मांड से बाहर तो नहीं है, चाहे हम लोग किसी भी उसमें है, किसी भी देश में कहीं भी, बट है अल्टीमेटली हम लोग अपने यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। बॉडी इज अ माइक्रोकॉस्म मिनी यूनिवर्स, यानी एक छोटा सा यूनिवर्स है बॉडी, जिसके अंदर आत्मा रहती है। तो बॉडी जो है वो आत्मा के लिए यूनिवर्स है, हमारी बॉडी के लिए यूनिवर्स जो है वो क्या है, जो पूरा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल सोल के साथ हम लोग रह रहे हैं। योग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, योगा एक ऐसा पाथ है जिसमें ट्रू सेल्फ को रियलाइज किया जाता है, यानी एक्चुअल में हम लोग क्या है, एक्चुअल में हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, एक्चुअल में हम गॉड को सरेंडर होकर के मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाएंगे, लिबरेशन की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। हमारे अंदर से अविद्या को हटा देता है। अविद्या मतलब ट्रू नॉलेज का ज्ञान नहीं होना, है ना, नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस यानी सही ज्ञान नहीं होना, अविद्या उस चीज को हटा देता है, प्लस हमें मोक्ष की प्राप्ति करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक शिव संहिता ने हमें फिलोसफी और प्रैक्टिस के थ्रू नॉन डुअलिज्म जो कि अद्वैत फिलोसफी है, जिसमें ब्रह्मा और इंडिविजुअल सोल के लिए बताया है। और इनका काम क्या है, ये हमारे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी योग में, कि ये हमारे आंतरिक शक्ति का ज्ञान करता है, हमें बताता है कि एक्चुअल में हम क्या है, एक्चुअल में हम सोल है, अविद्या हटाता है और हमें मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नाड़ीज। नाड़ीज हमने लास्ट 30 दिन का भी पढ़ी थी। नाड़ीज जो है वो क्या होती है, सटल एनर्जीज होती है। सटल एनर्जीज मतलब कुछ छोटी छोटी चैनल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को शायद पिछले क्लास में दिखाए थे, यहाँ पे कोई है जो पिछली क्लास में था जिसको मैंने वो पूरे चैनल्स दिखाए थे, कि हमारी पूरी बॉडी में जैसे एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं, पूरी बॉडी में हमारे मेरिडियंस होते हैं, तो वो पूरे जो चैनल्स है वो पूरे हमारे एनर्जी चैनल्स होते हैं, जिसमें हमारी प्राण शक्ति फ्लो होती है। ठीक है, तो वो जो नाड़ी के लिए है ना, उसके लिए 72,000 नाड़ी, 72,000 नाड़ी। यस, वेरी गुड निशा। 72 नाड़ी होती है योगिक टेक्स्ट के हिसाब से, जिनको हमें देखना होता है। इन सब में प्राण फ्लो होता है। मेन नाड़ीज हमारी 3 होती है। हाँ निशा, कुछ बोलना चाह रहे थे? ईड़ा, पिंगला, सुषमा।
यस, 3 नाड़ी हमारी मेन होती है, सबसे मेन होती है ईड़ा और पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेटेड नहीं होती है। यस निशा, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेटेड नहीं होती जब हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब ईड़ा नाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड होती है यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, मतलब कूलिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी, ठीक है। और पिंगला नाड़ी जो होती है वो राइट साइड होती है जिसकी हीटिंग प्रॉपर्टी होती है। जब ये दोनों नाड़ी बैलेंस होती है, वैसे क्या होता है एक्चुअल में इन दोनों नाड़ी में से कोई एक हेलो सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा नेटवर्क क्योंकि कुछ मेंटेनेंस एंड ऑन चल रहा है। मैं थोड़ा सा से बता देती हूँ, बाकी फिर अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कर रहे थे नाड़ीज का मैंने आप लोगों को बताया था। जो ईड़ा नाड़ी होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही एक्टिवेट होती है, यानी वो हमेशा हमको ये बताती है कि जब वो दोनों में से एक कोई जागृत होती है, ठीक है, जब वो दोनों में से एक ही कोई जागृत होगी तो वो हमारी चीजों को प्रीडोमिनेंट करके रखती है, यानी उतनी हेल्प नहीं करवाती है। लेकिन जब वो दोनों बैलेंस होती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी तो हमें कुंडलिनी जागृत करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ईड़ा नाड़ी जो है, आई हैव वन क्वेश्चन। जब हम ह और ठ यानी कि इनकी नाड़ियों की बात करते हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी या ईड़ा पीड़ा, ये कैसे बैलेंस होती है मैम? नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से बैलेंस होती है। जब हमारा पता लगेगा कि ये बैलेंस हो गई है, उससे ये होता है कि जब हमें डिसऑर्डर्स होना बंद हो जाते हैं तब। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे कोल्ड डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, दैट मींस का उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। और अगर उसको हीटिंग डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, फीवर, बाइल प्रोडक्शन, डाइजेस्टिव इश्यूज, दैट मींस कि उसका हॉट साइड यानी बॉडी की तासीर जो होती है ना, तो वो इसी से पता चलती है कि आपकी कौन सी नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। फिर उन लोगों को गाइडेंस करने के लिए हमें प्राणायाम की तरफ जाना होता है, ठीक है। और मैम प्राणायाम का मतलब क्या सीक्वेंस फॉलो करना होता है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि खाली एक टाइप के प्राणायाम से वो एक्टिव होंगी, कुछ सीक्वेंस होता होगा, राइट? हाँ, यस। पहला जो हमारा सीक्वेंस होता है वो होता है हमारा डीप डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, जिसमें कि हम लोग बहुत ज्यादा डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन का मतलब होता है हम लोग पूरा नाक से सांस लेते हैं और इतना ज्यादा सांस लेते हैं कि हमारा चेस्ट, शोल्डर और बेली एक्सपैंड होता है, यानी बाहर की तरफ आता है। ये सांस जब हम छोड़ते हैं तो तीनों चीजें अंदर चली जाएंगी। इससे क्या होगा कि हमारे लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, डायफ्राम कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग यानी नाड़ी शोधन की तरफ जाते हैं। अनु आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है?
तरफ से फिर हम लोग नाड़ी शोधन की तरफ जाते हैं। नाड़ी शोधन में हमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसमें कि हम लेफ्ट साइड से सांस लेना चालू करते हैं, फिर लेफ्ट से राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से सांस लेते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दोनों ही नाड़ी को बैलेंस आउट करता है। प्लस अगर ऐसा है कि किसी को सर्दियों के डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी उसके अंदर ईड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो हमको उसको सूर्य वेदन ज्यादा करवाना होता है। सूर्य वेदन में राइट नोस्ट्रल से इनहेलेशन होता है, लेफ्ट से एक्सहेलेशन होता है, यानी इनहेलेशन एक ही साइड से होगा, तभी वो नाड़ी बैलेंस होगी। अगर हीटिंग डिसऑर्डर है यानी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो हम जो है चंद्र वेदन करवाते हैं, जिसमें लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेलेशन होता है और राइट से एक्सहेलेशन होता है, तब जाके ये चीजें बैलेंस आउट होती है। ठीक है, ओके मैम। प्लस कपालभाति भस्त्रिका पे ध्यान दिया जाता है अनु, क्योंकि हमको अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकालना है। हम जब तक अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकालेंगे, हमारी चीजें बैलेंस आउट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई तीनों नाड़ी की बात। अब इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हूँ, मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा पाऊंगी और इसलिए, और आज नेटवर्क फ्लक्चुएशंस हो रहा है, तो कल हम टाइम से सब लोग ज्वाइन करें तो हम ये पूरा यूनिट कल खत्म करेंगे। ठीक है, ओके मैम। डाउट होता है प्लीज कल नोट डाउन करके और मुझे बताइए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री